हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। सो आज का ये वीडियो हमारा एरोमेटिसिटी कंपाउंड्स पे बेस्ड रहने वाला है। एंड आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मॉलिक्यूलर और बाइटल डायग्राम फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो उसका मैंने क्लासिफिकेशन पूरा बता दिया था, किस तरीके से इसको निकालते हैं, जो हमारा हकल्स रूल होता है, ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाने वाली है। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन में। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स का मैंने आपको बता दिया है कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, बट अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन नहीं बताया है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे दो टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक। एक होता है हमारा बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड सेकेंड होता है हमारा नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि बेंजोइड का मतलब क्या होता है। बेंजोइड का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। सो बेंजोइड में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन में अगर एक और आप बेंजीन जोड़ दो तो नाप्थलीन हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सो ये आपको बेंजोइड आई होप क्लियर हो गया है। अब जो बेंजोइड है ना, ये भी हमारा दो टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है होमो एंड सेकंड होता है हमारा हेट्रो। देखो, होमो में होता है कि बेंजीन रिंग सिर्फ एक टाइप की हमारी प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक तो ये देखो बेंजीन रिंग हो गया, ठीक। सेकंड हो गया हमारा इसमें एक और बेंजीन रिंग है, जो कि जिसको हम लोग नैप्थलीन बोलते हैं, ठीक। आप तीसरी बेंजीन रिंग जोड़ दो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। सो देखो, एक टाइप के ही हमारे बेंजीन रिंग जोड़ रही है, ठीक। इसलिए इसको हेट्रो नाम इसीलिए इसको होमो नाम दे दिया गया है। अब हेट्रो के लिए देखो, इसमें एक बेंजीन रिंग जोड़ दो बट इसमें नाइट्रोजन जोड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अगर आप आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको इसका नाम ज़रूर पता होगा, ठीक। एंड सेकेंड कंपाउंड आप ले लो कि एक में बेंजीन जोड़ा हुआ है एंड एक में फिर से ये नाइट्रोजन जुड़ के ये कंपाउंड बना है आपका। सो ठीक है, आई होप आपको इतने समझ में आ गया होगा कि होमो कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं। इनका नाम होगा होमो बेंजोइड कंपाउंड्स, इनका नाम होगा हेट्रो बेंजोइड कंपाउंड्स, ठीक। अब नॉन बेंजोइड देखो होते हैं जिसमें एक भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। ये आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक भी बेंजीन रिंग की प्रेजेंस नहीं होती है इसमें। तो ये हमारे दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। देखो, इसमें दो टाइप की रिंग्स होती हैं। एक का नाम होता है स्मॉल रिंग्स एंड एक का नाम होता है लार्ज रिंग्स। दो टाइप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्मॉल रिंग कब बोलेंगे, स्मॉल रिंग तब बोलेंगे किसी कंपाउंड के जिसमें 3 से 9 रिंग्स एटलीस्ट प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं कि वो छोटी रिंग्स हैं। अगर मोर देन 10 प्रेजेंट है ना, तो उसको लार्ज रिंग बोलते हैं। आप पढ़ोगे एजुलिन, पढ़ोगे 10 एजुलिन, 14 एजुलिन, ये सब टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं। आपको पता चलेंगे कि जैसे स्मॉल रिंग्स में ये इतने रिंग्स हैं और 14 एजुलिन में इतने रिंग प्रेजेंट है। तो ये आपको आगे चल के समझ में आने वाला है। तो अब आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है कि बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड किसे बोलते हैं। सो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी मैंने, किस टाइप में क्लासिफाइड हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, मैंने ये क्लियर कर दिया है। एंड अब हम आते हैं आज के टॉपिक को, मॉलिक्यूलर और बाइटल डायग्राम फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना, वो कॉन्जुगेटेड रहने वाले हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब कि एक डबल बॉन्ड है एंड एक सिंगल बॉन्ड है। या तो यहाँ पे कैटायन होने वाला है, या तो यहाँ पे एनायन होने वाला है, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो एक और बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब कि एक ऑल्टरनेट तरीके से प्रेजेंट हो, जैसे कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड एंड फिर डबल बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेशन, ठीक। ये सिर्फ दो डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन किसी भी टाइप में हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर भी हो सकता है। इस तरीके से एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन भी होता है, ठीक। अब आपको ये कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो
देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हम डायग्राम बनाते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का, अब आपको एमओटी आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि एमओटी हमें क्या सिखाती है कि मान लो कि दो एटम्स हैं, ठीक है, इनका मॉलिक्यूल जब आपस में मिलके एक और इनके जो एक इसका देखो ए एटम है एंड ये बी एटम है, ठीक है। तो ए एटम का जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होने वाला है इसका एंड बी एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ए बी का मिलके ये बना लिए हैं ए एंड बी, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि कितने एटम्स का ऑर्बिटल जुड़ रहा है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। यहाँ पे दो एटम्स जुड़ रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हम एनर्जी जो एक्सचेंज होगी ना इनको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग एनर्जी। चलो इसको मैं आगे बताने वाली हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये दो बनेंगे क्योंकि दो एटम्स हम जोड़ रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो कि NP ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पे NP ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो NP ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने पे हमें N मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दो P ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, इनका जो P ही तो ओवरलैप करने वाला है, इनमें दो P ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं इन दोनों एटम्स के मिला के, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल N मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर मान लो हमें मिल रहे हैं तो इसमें N/2 एंटी बॉन्डिंग रहने वाला है एंड N/2 बॉन्डिंग रहने वाला है। ये आई होप आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स निकालते हैं हम। तो चलो ये क्लियर हो गया हमारा। एंड अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे। देखो जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाल रहे हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है EJ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2J पाई अपॉन N। ये इसका फॉर्मूला है एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसमें जो हमारे टर्म्स दिए हैं इनको क्या कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, बट ये आपको याद करना है। इसको मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बगैर आपका आंसर नहीं आने वाला है अगर आप एमओ डायग्राम बना रहे हो तो, ठीक है। एमओ डायग्राम एक तरीका है कि आपको प्रूव करना है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है कि नहीं है, ठीक। किस तरीके से प्रूफ होता है मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रूफ होता है। तो अब यहाँ पे हम अगर टर्म्स को डिफाइन करें तो ये जो हमारा N है, इस N को बोलते हैं नंबर ऑफ P ऑर्बिटल जो कि एमओ में हमारे इन्वॉल्व्ड है, नंबर ऑफ P ऑर्बिटल्स। जैसे कि यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं तो इनके N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होने वाली है क्योंकि दो P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ओवरलैप में। तो N की वैल्यू ये हो गई एंड जो J की वैल्यू होती है ना वो 0 +-1 +-2 से करते करते +-N, ये N पे डिपेंड करती है, ठीक। अब ये वैल्यू कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी। याद है जो एक हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है L की वैल्यू होती है जो उस पर डिपेंड करती है हमारी +-, तो इस तरीके से ये भी सेम ही है। एंड अब जो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम लोग बोलते हैं कोलम्बिक एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी जो है उस आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होने वाली है, ठीक है। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी होने वाली है। ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा हमारी नेगेटिव होगी, ठीक। ये एनर्जी हमेशा नेगेटिव होने वाली है। एंड सेकंड, अब ये जो बीटा है हमारा, बीटा को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी भी आप बोल सकते हो या फिर ओवरलैपिंग एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि ओवरलैप की वजह से जो एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी में, इसी को बोलते हैं बीटा। बीटा भी हमेशा देखो नेगेटिव होता है, ये भी याद रखना, ठीक। अल्फ़ा नेगेटिव होने वाला है एंड बीटा हमारा नेगेटिव होने वाला है। तो एक्सचेंज एनर्जी समझ में आ गई आपको कि ये एनर्जी गेन होती है जब
कोई भी ओवरलैप हो रहा है। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये देखो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं ना आपस में, तो इनकी जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक, अल्फ़ा हमारा आ गया, कूलम्बिक एनर्जी इन्हें बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल से। सो पहला हमारा एग्जाम्पल होने वाला है ये डायग्राम, ये कैटायन है एंड ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ई जे इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 जे पाई अपॉन एन। ये फॉर्मूला आपको बार बार लिख के ही प्रैक्टिस करना है, तभी आपको याद होगा। ठीक, अब ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब एक एक करके सबसे पहले हमें एन निकालना है कि एन क्या है। एन मतलब कि नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो इनके 3 ही पी ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक, अब यहाँ पे जो एन की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है जे पे, सॉरी जे की वैल्यू डिपेंड करती है हमारी एन पे, मैंने आपको बताया है। तो जे की वैल्यू प्लस माइनस एन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जे की वैल्यू हमारी होने वाली है 0 +1 एंड -1, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है। n इज इक्वल्स टू 3 है, मतलब हमें j की वैल्यू भी 3 ही लेनी है। अगर n इज इक्वल्स टू 4 होता तो हम इसमें +2 भी लिख देते। अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो हम सिर्फ ये लिखने वाले हैं 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो हम 0 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, फिर -1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी j की वैल्यू आ गई एंड अब हम इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहला हम पुट करने वाले हैं j की वैल्यू जब 0 होती है तो E0 लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू 0 इंटू पाई अपॉन 3। देखो ये तो हमारा पूरा कॉस 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। E0 हमारा ये आ गया। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। सो 0 पुट करके वैल्यू ये आ गई हमारी। अब 1 पुट करके देखते हैं जब ई की वैल्यू हमारी 1 होती है। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 120 डिग्री आने वाला है। यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी कॉस 120 आ जाएगा। अब कॉस 120 हम कैसे निकालते हैं, कॉस 120 हम ऐसे निकालते हैं कि कॉस पाई माइनस 60 करते हैं इसको, तभी 120 आएगा। 180 में से 60 माइनस करोगे तभी तो आएगा। अब कॉस पाई माइनस 60 हम कैसे निकालते हैं, माइनस कॉस थीटा होता था ये। आई होप आपको याद है कि किस तरीके से मैथ्स में हम निकालते थे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12। ठीक है, कॉस 120 डिग्री ऐसे निकलता है। अब यहाँ पे -12 वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। ये E1 हमारी आ गई। ठीक, अब ऐसे ही हम E माइनस भी निकाल लेते हैं। E-1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस, इसमें आ जाएगा हमारा -2 पाई/3। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आने वाला है। अब इसमें देखो 2 पाई/3 मतलब कितना होता है, 2 इंटू 180 अपॉन 3। इसमें -120 आ जाएगा। इसमें भी सेम हमारा वही आने वाला है, अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस माइनस थीटा भी थीटा होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, कॉस माइनस थीटा भी हमारा थीटा होता है, तो ये याद करके ये चीज़ हमारी आ जाएगी E-1। सो देखो अब इसको हम लोग नंबरिंग देते हैं कि जो पहला हमारा आया है ना, इसको हम बोलते हैं साई 1 से नंबरिंग दी थी हमने। ठीक, अब इसको हम बोलते हैं साई 2 एंड इसको बोलेंगे साई 3। अब देखो जो साई 2 है एंड साई 3 ये दोनों सेम है, अल्फ़ा माइनस बीटा है, बट जो साई 1 है वो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है। अब साई 2 एंड साई 3 हमारा एक डीजेनरेसी को शो करने वाले हैं। डीजेनरेसी मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पे साई 2 एंड साई 3 इन दोनों की एनर्जी हमारी सेम होने वाली है। तो ये एक
चीज़ शो करेंगे, डीजेनेरेसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इनका जो एनर्जी है, लेवल ऑफ एनर्जी, उस सेम एनर्जी पे रखे जाएंगे। तो अब इनका हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक खींच लो अल्फ़ा लाइन, इसको बोलते हैं अल्फ़ा लाइन। ठीक है, एंड अब देखो जब अगर माइनस लगा हुआ है तो मतलब ये हमारा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे ऑर्बिटल, एंड ये जो प्लस लगा हुआ है ये हमारा मतलब बॉन्डिंग में जाने वाला है। ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिक है, इसे याद रखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एंटी बॉन्डिंग रखनी है एंड कहाँ पे बॉन्डिंग रखनी है। तो साई 1 हमारा यहाँ पे बॉन्डिंग में आने वाला है, नीचे बॉन्डिंग आएगा, ऊपर एंटी बॉन्डिंग आएगा। तो एक हमने ये ऑर्बिटल बना ली। ठीक है, ये हमारे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे हमारे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गई हमारी बॉन्डिंग। एंड अब देखो अल्फ़ा लाइन पे ऊपर अब हम जाएंगे जब यहाँ पे आ जाएगी हमारी एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे हमारे 2 लेवल्स आने वाले हैं, साई 3 एंड साई 2। साई 3 एंड साई 2 को इस तरीके से बना लोगे क्योंकि एक ही लेवल पे हैं, एक ही एनर्जी के पास, एक ही एनर्जी इनके पास, क्योंकि ये डिजेनरेसी कॉन्सेप्ट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो साई 2 एंड यहाँ पे लिख लो साई 3। साई 2 हमारा आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा एंड साई 3 भी अल्फ़ा माइनस बीटा। सो ये आपका हो गया एमओ डायग्राम इस एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, अब हम निकालते हैं एनर्जी, निकालेंगे कॉन्जुगेटेड, क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, मैंने बोला था ना। तो इस कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक कंपाउंड की एनर्जी शो करते हैं। देखो अभी हमने प्रूफ नहीं किया है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक, अभी हमारा ये प्रूफ नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि इस ही डायग्राम से हम प्रूफ करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। पहला तरीका तो मैंने बता दिया, हक्कल्स रूल से कर सकते हो, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला फॉर्मूला पुट करके प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड आपका तरीका है ये एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम में एक वैल्यू निकल के आती है जिससे आप कंफर्म करोगे कि हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं, अभी हम इससे पहले थोड़ा सा लेवल पढ़ लेते हैं कि एनर्जी कैसे निकालते हैं इसमें। तो एनर्जी ऑफ कॉन्जुगेटेड, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है डायग्राम में। ठीक है, एनर्जी ऑफ कॉन्जुगेटेड कैसे निकलती है, ये भी हमारा फॉर्मूला है, NI और EI, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मतलब होता है सम, जितनी भी ऑर्बिटल्स आई हैं आपकी उन सबको सम कर लो। ठीक, यहाँ पे जो NI है ये डिनोट करता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और EI डिनोट करता है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो ये तो सम है, मतलब जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं सबका सम करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक तो ऑर्बिटल ये आ गई, तो इसको लिखो पहले, मैं इसी का ही बता रही हूँ, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये तो हमारी आ गई एनर्जी, ये एनर्जी हमने लिखी है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। एन हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में है। बॉन्डिंग में है तभी तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग में ही प्रेफर करते रहना। अगर वो एंटी बॉन्डिंग में चले गए तो वो हमारा अनस्टेबल होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे ये बॉन्डिंग में ही शो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हमारा आ गया एनर्जी की वैल्यू, जो हमने एनर्जी निकाली है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NI की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक, अब हमें देखो सम करना है, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारी सम का मतलब, ये इसके मतलब होता है सम करना है हमको जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबके। अब दूसरा देखो, पहला हमने निकाल लिया, अब दूसरा देखो साई 2 में हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एंड सेकेंड हमारा है अल्फ़ा माइनस बीटा अगेन, एंड साई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे आ जाएगी 0। तो ये 0 हो गया, एंड पूरा हमारा जो ई कॉन्जुगेटेड का एनर्जी है वो आ गई 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये ई कॉन्जुगेटेड की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब हम निकालते हैं अनकॉन्जुगेटेड की वैल्यू कैसे निकलती है। ई कॉन्जुगेटेड समझ में आ गया, अब निकालते हैं ई अनकॉन्जुगेटेड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा अगर नया कॉन्सेप्ट आपके लिए है अगर, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पहली बार समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप फिर से जब रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको क्लैरिटी से आ जाएगा।
तो ई कॉन्जुगेटेड की वैल्यू निकालते हैं एन आई, जहाँ पे फिर से हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सेम रहने वाला है, यहाँ पे कोई सम नहीं है देखो। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करोगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन आई हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, एन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारा आंसर आ गया ई अनकॉन्जुगेटेड का, ये आ गया कॉन्जुगेटेड का। अब हमारा मतलब क्या हुआ कॉन्जुगेशन और अनकॉन्जुगेटेड का निकालने का, हमने इसको निकाला इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी आने वाली है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी याद है, मैंने आपको पिछले वीडियो में कराई है, क्या होती है। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा ई कॉन्जुगेटेड माइनस ई अनकॉन्जुगेटेड। मतलब अगर कॉन्जुगेशन में से अनकॉन्जुगेटेड को हटा देंगे तो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ई कॉन्जुगेटेड था वो ये आ रहा था 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, एंड अनकॉन्जुगेटेड का आया था 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आने वाली है 2 बीटा। अब ये याद रखना कि मैंने आपको बताया था जो बीटा है ये हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आगे हम मॉड लगाते हैं, एंड अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसी भी कंपाउंड की मोर देन 16 किलो कैल पर मोल हो जाती है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी को शो करेगा। ठीक, ये आपको क्लैरिटी है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आया 2 बीटा। अब 2 बीटा का मतलब है कि ये हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की एनर्जी 2 बीटा आ रही है, जिसे याद कर लो कि अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की एनर्जी 2 बीटा आ रही है, ये सॉल्व करके जो मैंने निकाला है एमओ डायग्राम के केस में, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी 2 बीटा आ रही है तो इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर 2 बीटा नहीं आ रही है, अगर कुछ और वैल्यू आ रही है तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, चलो अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। थोड़ा सा मैं जल्दी कराऊंगी क्योंकि आप अपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। ठीक है, यहाँ पे n कितने होने वाले हैं, n की वैल्यू होने वाली है 6। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आइटम जुड़े हुए हैं कार्बन के, उनके और उनके बीच में p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूला पुट करने की वैल्यू, फॉर्मूला में मैं बताया था आपको, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, ठीक से 2 बीटा cos 2j पाई अपॉन n, ये इसका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे जो j की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 0 +-1 +-2 एंड सिर्फ +3, क्योंकि 6 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। ठीक है, अब E0 निकालने के लिए सबसे पहले आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा cos 0 आ जाएगा क्योंकि j की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ इसमें। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये हमारी E0 आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे psi1। ठीक, अब नेक्स्ट हम करते हैं E1 के लिए करेंगे। E1 हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा cos ±π3 कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। देखो प्लस मैंने इसलिए लिखा है ना क्योंकि देखो 180 डिग्री प्लस भी हो सकता है, 180 डिग्री माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए आप जो 180 अपॉन मतलब 60 की वैल्यू है, cos 60 की सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू आ जाएगी आपको 1/2 आती है। इसको मैंने प्लस मैंने क्योंकि सेफ साइड में लिखा है, अगर नेगेटिव भी है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये E1 आ गया हमारा, E+1 आ गया। ठीक है, +1 के लिए आपको ये आ गया।
देखो -1 की जगह पुट करोगे आप, n की वैल्यू जो -1 पुट करोगे, तो इसीलिए मैंने +-1 पुट किया है, ताकि +- पुट किया ताकि प्लस और माइनस के लिए आप एक साथ ही निकाल लो। तो प्लस के लिए भी यही आएगी हाफ, और माइनस की वैल्यू भी हाफ होती है। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगा psi 2 एंड psi 3, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, डीजेनेरेसी। ठीक है, ये सेम लेवल पे होने वाले हैं। इससे आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं E+2 पे। +2 के लिए भी हम सेम निकाल लें, +-2, यहाँ हमारा प्लस माइनस निकाल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे +-2 के लिए भी सेम आ जाएगा। देखो आपको वैल्यू पुट करके पता चलेगा कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरुआत में कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग करके, शॉर्टकट मत लेना। 2π/3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 1/2। अब यहाँ पे E+-2 की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग psi 3 एंड psi 4 एंड psi 5 से डिनोट करेंगे, एंड ये फिर से अगेन डीजेनरेसी को शो कर रहा है। ये भी हमारे सेम लेवल पे होने वाले हैं। अब बचा हमारा E+3, -3 तो करना नहीं है क्योंकि हमारे सिर्फ 5 ही चाहिए, 6 चाहिए सॉरी। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसमें सिर्फ हमारा आ जाएगा cos पाई, अल्फ़ा -2 बीटा, cos 180 -1 होता है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा psi 6। ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब आगे हम इसके डायग्राम पे देखो, 6 हमारे फंक्शंस आए हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है। यहाँ पे बना लो अल्फ़ा लाइन, ये हमारी आ गई अल्फ़ा लाइन। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अपने psi 1 से। देखो psi 1 हमारा प्लस में है, psi 2 और 3 प्लस में है, तो ये हमारा होने वाला है बॉन्डिंग में। इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये और नीचे होने वाला है, क्योंकि एनर्जी इसकी कम है, सॉरी एनर्जी इसकी कम है, तो ये और नीचे होने वाला है। ठीक है, एंड इसकी देखो एनर्जी थोड़ी सी ऊपर जाएगी E0 से। तो सबसे नीचे हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से, psi 1 से। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा psi 2 एंड psi 3। psi 2 एंड psi 3 कितना था हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा था। देखो बॉन्डिंग में है, तो बॉन्डिंग में आपको 2 इलेक्ट्रॉन तो जोड़ने ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ गया एंटी बॉन्डिंग का। तो एंटी बॉन्डिंग में भी सेम करेंगे हम, अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा +2 एंड -2 के लिए अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो ये सेम रहने वाले हैं। एंड सबसे ऊपर हम फिर अल्फ़ा -2 बीटा को पुट करेंगे। तो यहाँ पे रख लो psi 4 एंड psi 5, अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड सबसे टॉप पे जाने वाला है हमारा psi 6 अल्फ़ा -2 बीटा। सो ये हमारा डायग्राम आ गया, एमओ डायग्राम एरोमेटिक कंपाउंड का। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो है ये बेंजीन रिंग। इसका हमारा पूरा ये एमओ डायग्राम आ गया। ठीक है, अब इसकी हमें निकालनी है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ई कॉन्जुगेटेड। तो ई कॉन्जुगेटेड का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ Ni जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, एंड Ei जो कि एनर्जी को बताता है। ठीक है, अब सम करने के लिए सबसे पहला जो हम उठाएंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा उठाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को। इसको मैंने टॉयस कर दिया क्योंकि सेम ही है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट देखो बॉन्डिंग में तो हमारा 0 रहने वाला है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें हमारा पूरा हो जाएगा 0। बाकी जितने बचे हुए हैं तो 0 + 0 + 0। ठीक है, अब इसका हमारा सम आने वाला है 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा
ई कॉन्जुगेटेड हमारा ये वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे ई अनकॉन्जुगेटेड, यूसी से डिनोट कर रही हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है एन आई अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताना है हमें इसमें। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल हमारे। तो इसमें जो हमारी अनकॉन्जुगेटेड की वैल्यू आ जाएगी 6 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारी आ गई। अब देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए ई कॉन्जुगेटेड माइनस ई अनकॉन्जुगेटेड करते हैं, तो कॉन्जुगेटेड की वैल्यू हमारी आ गई 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा माइनस 6 अल्फ़ा, इसको ब्रैकेट में ले लें, प्लस 6 बीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 बीटा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 2 बीटा आ गई। याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 2 बीटा आ रही है तो मतलब वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, ये आपको क्लैरिटी से क्लियर हो गया। अब देखो अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड, जो मैंने आपको बताया था कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं एंड काइनेटिकली इनर्ट होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो उसमें ये होता है कि ये 2 तरीके से हमारे स्टेबल होते हैं। सबसे पहला स्टेबिलिटी का कारण होता है कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड कारण होता है कि ये काइनेटिकली इनर्ट होते हैं। अब थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि 2 बीटा की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 2 बीटा आ रही है ना, तो इसी वजह से ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। मतलब यहाँ पे जो ओवरलैप एनर्जी हो रही है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का ही तो कॉन्सेप्ट है पूरा। किस तरीके से हीट में सराउंडिंग्स में हमारे प्रोडक्ट से हीट जा रही है, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, इन्वायरमेंट में किस तरीके से जा रही है, तो यही तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो यही हमारा जो 2 बीटा है ना, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी 2 बीटा है तो मतलब वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। एंड काइनेटिकली इनर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका बॉन्डिंग में प्रेजेंट होना ही बताता है कि काइनेटिकली इनर्ट है, ये स्टेबल है, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में नहीं है हमारा, तो ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, ठीक। काइनेटिकली इनर्ट का मतलब है कि हमारा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड जो एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये बताता है कि ये काइनेटिकली इनर्ट है एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो इस वजह से हमारा होता है, ठीक है। अब इसी 2 कारण की वजह से ही हम बोलते हैं कि सारे जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एब्सोल्युटली स्टेबल होते हैं, इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। एक तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है एंड काइनेटिकली इनर्ट है, इसी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हमारे होते हैं वो सब स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की वजह से ये जो हम एमओ निकालते हैं इनकी वजह से क्या आता है डायग्राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं, हकल रूल में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये आप पिछले वीडियो में रिवाइज़ कर लेना, एंड ज़रूर से रिवाइज़ कर लेना, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना अगर एक बार में आपको समझ में आ गई चीज़ें तो अच्छी बात है, वरना फिर आप समझते ही रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक बार समझ में अगर आ गई है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना ठीक से। तो देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तब होते हैं जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो या तो हमारे उस अल्फ़ा लाइन पे प्रेजेंट हो, या तो उसके ऊपर जो हमारा एंटी बॉन्डिंग है, या तो उस पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये एक तरीका डायमर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डायमर फॉर्म कर देंगे ना तो ये स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन, जब अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे तो एक पूरा 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, यानी एक बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अगर आधे आधे इलेक्ट्रॉन्स है तो वैसे ही वो अनस्टेबल है, ठीक है। अगर ये स्टेबल हो जा रहे हैं तो मतलब ये डायमराइजेशन को बना ले रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल
ये कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, ब्यूटाडाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इस टेम्परेचर में अगर हम कर रहे हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं तो ये एक डाइमर बना देता है, इसे बोलते हैं डाइमर। बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब इसका जो पूरी मैकेनिज़्म है ये आप आगे पढ़ोगे क्योंकि इसकी मैकेनिज़्म भी है। ये मैकेनिज़्म आपको बता देती हूँ किस तरीके से, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये इस टाइप में, जब इतने टेम्परेचर पे जब ना आप रिएक्ट कराते हो तो थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टूटने लगते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन टूटने लगेंगे ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है। अब इसका दूसरा जब आता है ना तो ये भी इस तरीके से करता है। दूसरा जब इसका मॉलिक्यूल आता है तो ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। अब इस बॉन्ड बनाने के चक्कर में ये इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। एक ही एटम के 2 जब रिंग जोड़ रही है ना तो इसको डाइमर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा एंड ये वाला बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं डाइमर एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन, ठीक है। अब देखो इस टेम्परेचर पे तो आराम से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर और कम कर दिया जाए, मान लो -150 कर दिया जाए, -150 डिग्री सेंटीग्रेड में ये इस तरीके से कंपाउंड बनाने वाला है। ये सिंपली डाइमराइजेशन मतलब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही नहीं होने वाला है। जब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, थोड़ी सी हीट होगी, तभी तो वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर आप टेम्परेचर इतना कम कर दे रहे हो कि फ्रीज़ हो जा रहा है पूरे इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑफकोर्स सी बात है डाइमर तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको एक एक करके पूरा एमओ डायग्राम कैसे बनता है इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। कि ये मान लो ये एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे Cl लगा हुआ है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOET से। अब OET हमारा यहाँ पे होता है बेस। अब OET क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा एंड यहाँ पे OET बेस आके हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये बना देगा इस तरीके का कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे बना, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये क्लोरीन अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बना देगा इस तरीके का कंपाउंड। बट इस केस में यहाँ पे इस तरीके से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो आपको पता है कि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये जो बन गया है हमारा, ये इस तरीके से नहीं बनाएगा। ये अपने जो अनस्टेबिलिटी है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये एक अनस्टेबिलिटी है। एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी है और एंटी एरोमेटिसिटी अनस्टेबिलिटी है। तो इस अनस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के चक्कर में ये क्या करेगा ना, ये डाइमराइज हो जाएगा, डाइमराइजेशन दे देगा। तो इसका डाइमराइजेशन भी इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ये डाइमर बना देगा। जो होना है ये तो देखो इसने कर दिया, बेस आके देखो गेम यहाँ तक तो सही था, क्योंकि आराम से क्लोरीन OET आएगा, अपना बेस लेगा, ले चला जाएगा एंड क्लोरीन अपना भी चला जाने वाला है, तो ये तो बन जाने वाला है। बट अब इसके आगे जो मैंने आपको बताया है अब इसके आगे ये प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, तब ये डाइमर बनाएगा। सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अभी ये अनस्टेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अभी यहाँ पे आके डाइमर बना दिया है। तो अब हम इसका एमओ डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो इसका एमओ डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ फिर से आपको सेम वही फॉर्मूला लिखना है कि EJ = अल्फ़ा + 2 बीटा cos 2J पाई अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। अब देखो n क्या करोगे, n तो आपको इसी मेन जो कंपाउंड था वो तो यही है। अब यहाँ पे n कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं, क्योंकि 4 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4। अब फिर से EJ की वैल्यू हम पुट करेंगे अल्फ़ा + 2 बीटा 2J पाई अपॉन 4, n की वैल्यू यहाँ 4 है। अब J की वैल्यू रखने के लिए 0 ± 1 एंड +2 पुट करना है आपको, ठीक है। 4 वैल्यू के लिए आपको काम करना है। अब E0 के लिए निकालें
तो E0 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, तो E0 की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इसको हम लोग बोल देंगे साई 1। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे E प्लस माइनस 1 के लिए निकालेंगे, तो इसमें आएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस प्लस माइनस π/2। कॉस 90 डिग्री हमारा 0 होता है, तो E प्लस माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा। तो मतलब यहाँ पे हमारा आ गया साई 2 एंड साई 3 भी। ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये डिजेनेरेसी शो करने वाले हैं। अब हम आते हैं E प्लस 2 के लिए। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई। कॉस 180 डिग्री हमारा -1 होता है, तो अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ गया E प्लस 2। तो इसको हम बोलेंगे साई 4। अब हम इसका निकालते हैं एमो डायग्राम। एमो डायग्राम देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले वही अल्फ़ा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे अल्फ़ा लाइन का रोल आने वाला है। सबसे पहले हम जो बॉन्डिंग वाला लिखेंगे, बॉन्डिंग में तो ये आने वाला है हमारा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो साई 1 हमारा आ गया इधर बॉन्डिंग में अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब साइड प्लस माइनस 1 के लिए क्या आ रहा है हमारा, प्लस माइनस 1 के लिए देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा आ रहा है। तो साई 2 एंड साई 3 हमारे मतलब अल्फ़ा लाइन पे है। साई 2 एंड साई 3 हमारे यहाँ पे अल्फ़ा लाइन पे हैं। तो ये साई 2 हो गया, ये साई 3 हो गया एंड इनका हो गया अल्फ़ा। ठीक है, इसका यहाँ पे हमारा बिलोंग करेगा। अब हम आगे एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ सिर्फ एक ही प्रेजेंट है हमारा साई 4 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बॉन्डिंग में है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्डिंग हो गया एंड ये हो गया ऊपर का एंटी बॉन्डिंग। एंड जो बीच की अल्फ़ा लाइन है ना, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग एंड ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग पे है तो भी एरोमेटिसिटी नहीं शो करता है। ठीक, अब देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी ये नॉन बॉन्डिंग में है। यहाँ अगर प्रेजेंट है तो मतलब तब भी हमारा ये एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं है। उसके लिए हमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें ई कॉन्जुगेशन एंड ई अनकॉन्जुगेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ई कॉन्जुगेशन से। देखो ई कॉन्जुगेशन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, सम ऑफ Ni और Ei। ठीक है, इसके लिए हमारा आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस 2 अल्फ़ा। 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसके लिए निकाल लिए हैं, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आ गया एंड प्लस अल्फ़ा एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो गया क्योंकि दोनों के लिए हमने निकाला है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। ई कॉन्जुगेटेड की वैल्यू इतनी आ गई। अब निकालते हैं ई अनकॉन्जुगेटेड। ई अनकॉन्जुगेटेड भी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है ई अनकॉन्जुगेटेड का अल्फ़ा प्लस बीटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा एंड इसको जोड़ के आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। ये ई अनकॉन्जुगेटेड आ गया। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए ई कॉन्जुगेटेड माइनस ई अनकॉन्जुगेटेड, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर 2 बीटा आ रही है तो इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि डायमराइजेशन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों शो करते हैं, ताकि वो प्रिवेंट कर सके अपनी जो अनस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और देखो इसीलिए यहाँ पे देखो एक एक कंपाउंड है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारा एंटी एरोमेटिक में। इसी वजह से ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, कि एक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करता है एंड इसके जो इसी वजह से ये थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल भी होता है। ठीक है,
थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ज़ीरो आती है। उस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जब वैल्यू ज़ीरो आ रही है इसीलिए वो हमारा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। एंड अगर यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन एक एक प्रेजेंट है तो इसीलिए हमारा काइनेटिकली रिएक्टिव होता है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो हम एरोमेटिक कंपाउंड निकालते हैं ना, इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है एंड काइनेटिकली इनर्ट होता है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कब होता है? जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी 2 बीटा हो जाती है। एंड काइनेटिकली इनर्ट कब होता है? जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो एंड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो। एरोमेटिक कंपाउंड का ये होता है। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का क्या होता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में देखो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं ये, ठीक है, एंड काइनेटिकली रिएक्टिव होते हैं। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है 0। एंड काइनेटिकली रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा लाइन पे या हमारे एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो एमओ डायग्राम है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। इसको अगर साथ ही साथ लेके चल रहे हो ना तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे एंड अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं, जब हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रखते हैं तो किस तरीके से वो शो करता है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या चेंजेस आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें वो शो करता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।